नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 45 है। इससे पहले 44 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके हैं। 45 टेस्ट पेपर अगर हो जाता है तो 45 दूना 90 यानी 900 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से। आइए हम लोग टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी के साथ स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा कि टेस्ट पेपर 45 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। एक साइड में टेस्ट पेपर क्रमांक लिखिए 1 2 3 4 5। इस साइड में आप अपना उत्तर लिखिएगा, यहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखिएगा, ईमानदारी के साथ लिखिएगा, फिर अपना मिलान करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 में मान लो आपने ए लगाया हो, हमने बी लगवाया हो, दूसरे में आपने डी लगाया हो, हमने भी डी लगाया हो, तीसरे में सी लगाया हो, सी लगाया हो। लेकिन करते क्या है, कुछ लोग जो है हमारा वाला ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, सीधे यही इन्होंने ए लगाया, हमने डी किया, इसे तुरंत डी कर देंगे, नहीं हम भी डी लगा रहे थे। तो ये बेटा आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अभी आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं, अभी आप अपना टेस्ट दे रहे हैं, और टेस्ट में आप जो है ईमानदारी के साथ देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे रिवीजन करने की ज़रूरत है, उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ ये नहीं दिखाना है कि नहीं मेरा सब कुछ सही जा रहा है। 19/19 या 20/20 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, या 19/20 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग में कितना डाटा है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू अपनी लिखिएगा। आइए टेस्ट पेपर 45 में पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने रंगों में बांटा गया है। तो बेटा मुगल चित्रों में रंगों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 6, 3 बार आप जानते होंगे। वानस्पतिक रंग, रासायनिक रंग और खनिज रंग, यानी 3 भाग ही बांटे गए थे। तो मुगल शैली में मूल मिला के 3 रंग बांटे गए, वानस्पतिक रंग, रासायनिक रंग और खनिज रंग। तो 3 टाइप के रंग बांटे गए थे। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों रंगों का नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कहा गया किस मुगल शासक के काल में कला पे पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो वह कौन सा मुगल शासक है जिसके काल में कला पे पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो आप जानते होंगे पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने का काम अकबर के काल में हो जाता है। सबसे ज़्यादा सभी ही बनवाने का काम भी अकबर का रहा है। अकबर के काल में सभी बहुत अच्छे बने थे। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, पाश्चात्य प्रभाव भी अकबर के काल में ही दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है प्रागैतिहासिक, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली या फिर बंगाल शैली। बेटा राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या माना जाता है? तो राजस्थानी चित्र का जो है मूल स्रोत अपभ्रंश शैली माना जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। राजस्थानी आपको याद रखना होगा, राजपूत शैली होती है, राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी प्लस हिंदू शैली इक्वल टू राजपूत शैली कहलाती है, और हिंदू प्लस ईरानी शैली मुगल शैली कहलाती है। यह भी याद रखना है, हिंदू प्लस ईरानी शैली मुगल शैली कहलाती है। तो यहाँ पे राजस्थानी चित्रों का मूल स्रोत क्या माना जाता है बेटा? अपभ्रंश शैली माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? निहाल चंद्र का संबंध कहाँ से है बेटा? ऑप्शंस दिया गया जैन शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली या फिर आधुनिक शैली। तो निहाल चंद्र का संबंध आप सब जानते होंगे राजस्थानी शैली से रहा है, क्योंकि राजस्थानी शैली के बहुत अच्छे चितेरे रहे हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? बेटा उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कब की बनी हुई है? गुप्त काल की, शुंग काल की, मौर्य काल की, कुषाण काल की। राइट आंसर क्या होगा? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा दिखाई देती है बेटा वो शुंग काल की दिखाई देती है, शुंग काल। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, शुंग काल इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे कौन है? बेटा 1630 में जो रसिक प्रिया चित्रित की गई उसके चितेरे कौन है? ऑप्शन है साहबदीन, जगन्नाथ, मनोहर और श्रृंगधर। राइट आंसर क्या बनेगा? रसिक प्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? तो साहबदीन जिम्मेदार है, साहबदीन। राइट आंसर ए के साथ बनेंगे, साहबदीन इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा जाता है पाल शैली के चित्र होते हैं। पाल शैली के कैसे चित्र होते हैं बेटा? बोर्ड पर, कैनवास पर, दीवार पे या फिर पोथियों पे। पाल शैली के जो ज़्यादातर चित्रण बने हैं बेटा आप जानते होंगे पाल पोथियों पे बने हैं, पाल पोथी। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, पाल पोथियों पे ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया
गोथिक कला शैली मुख्यतया है? कैसी कला शैली मानी जाती है? चित्रों की शैली, स्थापत्य शैली, मूर्त शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? बेटा गोथिक कला शैली जो मानी जाती है वो स्थापत्य कला शैली मानी जाती है। स्थापत्य कला शैली, राइट आंसर सी के साथ बनेगा। स्थापत्य कला शैली इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है बेटा? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, जातक कथाओं से या फिर इनमें से कोई नहीं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो काल्पनिक कथाएं मानी जाती हैं बेटा वो जातक कथाएं मानी जाती हैं। जातक कथाएं, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। जातक कथाएं इज द राइट आंसर। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते दिखाई दे रहे होंगे। आपने प्रीवियस में जो है 44 टेस्ट पेपर दिया होगा तो वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बेटा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आने की प्रबल संभावनाएं रखता है, इसीलिए जो है रिपीटेशन का चांसेस बढ़ाए जाते हैं। तो जातक कथाएं आप जानते होंगे, इससे पहले भी आ चुका है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जातक कथाओं में संग्रहित होती हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है बेटा? 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या फिर 8वीं शताब्दी? तो अजंता की गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल माना जाता है बेटा वो 7वीं शताब्दी माना जाता है। 7वीं शताब्दी राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर। 7वीं शताब्दी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है। कहाँ पे? तो चित्रकला मूर्तिकला और वास्तुकला एक साथ मिलते हैं लोथल में, जोगीमारा में, अजंता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो अजंता में दिखाई देते हैं। राइट आंसर अजंता के साथ जाएगा। अजंता आप जानते हैं कहाँ पे है? महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। महाराष्ट्र में टोटल यानी औरंगाबाद में कुल मिलाकर के अजंता में 30 गुफाएँ पाई जाती हैं। 30 गुफाएँ पाई जाती हैं। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये गुफाएं हैं जिसमें मूल रूप से चित्रण का कार्य होता है। यहाँ पे चित्र पाए जाते हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? बेटा बाघ गुफा चित्रों में जो तकनीकी उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को, इम्पेस्टो, टेम्परा या फिर स्क्रैच तकनीकी? तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली जो तकनीकी है बेटा उसे हम लोग टेम्परा के नाम से जानते हैं। टेम्परा राइट आंसर बी के साथ बनेगा। टेम्परा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया बाघ गुफा चित्रों पे किस शैली का प्रभाव पड़ता है? बाघ गुफा चित्रों पे कौन सी शैली प्रभावी रही है, हावी रही है? मुगल शैली, अजंता शैली, अभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली? बेटा बाघ गुफा चित्रों पे वह शैली जो प्रभाव डाल पाती है वो है अजंता शैली। अजंता शैली राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हल्के में मत लीजिए कोई क्वेश्चंस। अगर हल्के में लेंगे तो जो है दिक्कत हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। आपको पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा हमारा? बेटा वही होगा जो मंजूरी खुदा होता है। आप जानते हैं मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल बहुत ही अच्छा होगा, परिणाम बहुत ही बेटर होगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा जाता है एलिफेंटा जिस टापू पे स्थित है उसके नाम जाने जाते हैं। एलिफेंटा किस टापू पे है बेटा? धारापुरी में, शिवपुरी में, मायापुरी में या फिर लंकापुरी में? आप जानते हैं एलिफेंटा जो टापू पे स्थित है उसे हम लोग धारापुरी के नाम से जानते हैं। धारापुरी जो है राइट आंसर बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। धारापुरी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 15 में कहा गया है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? बेटा कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 12 में, गुफा संख्या 13 में या फिर गुफा संख्या 16 में? बेटा कैलाश मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुफा संख्या 16 में स्थित है। आप जानते हैं कैलाश मंदिर एलोरा की जान होती है। एलोरा की जान होती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई बेटा? पल्लव ने, सातवाहन ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने? एलोरा की जो गुफा है बेटा वो मूल रूप से राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई जाती हैं। तो राष्ट्रकूट राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात कर ले रहे हैं। 17 पूछा गया है बेटा एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? तो एलोरा गुफा आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले बेल्ट में होता है। एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं होती हैं? 34 गुफाएं होती हैं। और 34 में से कौन कौन से धर्म से गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं? तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों पाई जाती हैं। बौद्ध का संबंध है 1 से 12 तक का, ब्राह्मण का है 13 से 29 तक का, और 13 से 29 के बाद क्या बचता है बेटा? 30 और 34। तो 30 से 34 का जो संबंध है बेटा वो जैन धर्म से है। सबसे पहले बौद्ध आता है, फिर ब्राह्मण आता है, फिर जैन आता है। ये जो है एलोरा वाला बात होता है, औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। 34 गुफाएं पाई जाती हैं। इंद्र सभा किस नंबर की गुफा को कहा जाता है बेटा? गुफा संख्या 32। 32 नंबर गुफा को हम लोग इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। 32 नंबर गुफा यानी कौन से धर्म से संबंधित होगी? जैन धर्म से संबंध रखेगी। सी राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया पंचमढ़ी स्थित है। कहाँ पे है बेटा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है बेटा। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लखुनिया के गुफा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लखुनिया कहाँ पाया जाता है बेटा? मिर्ज़ापुर में, मानिकपुर में, भोपाल में, होशंगाबाद में। अभी कल ही हमने प्रैक्टिस कराया बेटा। आप जानते होंगे लखुनिया जो है मिर्ज़ापुर का हिस्सा होता है। और मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लखुनिया गुफा जो है मूल रूप से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पे संग्रहित है? कहाँ पे रखी हुई है बेटा? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, पटना संग्रहालय पटना, भारत कला भवन वाराणसी या फिर मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो बेटा आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है मूल रूप से कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली राइट आंसर बन रहा है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 45 में आपके कितने स्कोर सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से छाप देना है। मैं मानता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।